हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे जो कि आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को मैं 5 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जिसके चांसेस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? इफ़ अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो अगर एक लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंट कर रही है इन अ डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में वो लाइट होनी चाहिए, देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो ये जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद ये आपका फिगर है, इसमें क्या है कि डेंसर मीडियम से अगर लाइट रेयर मीडियम में आ रही है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे रिफ्रैक्ट होने की बजाय ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। तो इसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में कि राइट कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग कंडीशन देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है वो दो कंडीशन है। पहला बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका, ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन आपका बोलता है कि लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि बोलता था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करें और उसके कंडीशंस को लिखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? क्रिटिकल एंगल हम लोग कहेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट। तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या है? इट इज़ बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम। तो ये है क्या क्रिटिकल एंगल? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन द रेयर मीडियम। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा सी और आई सी। इसको हम लोग आई सी से भी डिनोट करते हैं। तो थीटा सी या आई सी दोनों से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने इसे आई सी से डिनोट किया है। तो ये फिगर आपको फिर बनाना होगा। उसके बाद बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम दैट इज एयर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो रेयर मीडियम है ये वाला मीडियम, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये एयर है। तो एयर हम लोग इसे मान ले रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रहा है। हम लोग स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। और आई जो है यहाँ क्रिटिकल एंगल के बराबर हम लोग रख दे रहे हैं कि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल है। अगर आई क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो आर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और म्यू टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू वन साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू को 1 रख दे रहे हैं और आर को 90 डिग्री रख दे रहे हैं। तो साइन आई सी जो है वो आ जा रहा है 1/म्यू। तो यहाँ से आई सी जो है वो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है क्रिटिकल एंगल का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में जो है डिफरेंस बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर लिखते हैं। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर क्या होता है, इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आइदर ओवरलैप्स ईच अदर और देयर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। तो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है वो या तो ओवरलैप करता है या जो उन लोग के दोनों के बीच का एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया जाए तो
उस इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर जाता है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में। तो क्या होगा, इफ़ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर देन सम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बना के इस तरह का फिगर बना देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर किसे कहते हैं, इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज वेरी हाई। एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत हाई होता है, और ये इतना हाई होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज वेरी हाई दैट इज ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लिखेंगे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप जो होता है बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रॉन कांट शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं शिफ्ट कर सकता है। सो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, इसलिए ये कंडक्ट जो होता है वो कंडक्शन नहीं होता है इसमें, ये इंसुलेटर होता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर में। तो सेमी कंडक्टर क्या बोलता है, इन सेमी कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। तो सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बहुत ही छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट कर सकता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा जो है वैलेंस बैंड है, इसको हम लोग को फिल कर देना है। और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट कर सकता है। यहाँ जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ये हो गया आपका सेमी कंडक्टर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो ऐसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। कंडक्टर का पहले डेफिनेशन लिख देंगे, उसका फिगर बना देंगे। इंसुलेटर का डेफिनेशन लिख देंगे, उसका फिगर बना देंगे। और फिर सेमी कंडक्टर का डेफिनेशन लिख के उसका फिगर बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इफ लाइट और रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। तो ये क्या है, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, कब, जब लाइट और रेडिएशन जो सूटेबल फ्रिक्वेंसी का उसमें इंसिडेंट करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमें शो करता है। तो हम लोग लिख देंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब अगला क्वेश्चन था राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ देख लेते हैं। तो पहला लॉ है देर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ मेटल सरफेस बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है जिसके अगर कम रहेगा उससे फ्रीक्वेंसी तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ लॉ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। उसके बाद थर्ड नंबर ऑफ लॉ बोल रहा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो पर सेकेंड एमिटेड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तब जो है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि था व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे डिफाइन किया, उसके बाद लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये सब क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफ़ अ फोटोन ऑफ एनर्जी E इक्वल टू h न्यू is incident on a metal surface of work function phi, then this energy is absorbed by an electron of the metal surface. This energy is used in two ways. तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है कि अगर एक फोटोन जो है ऑफ एनर्जी E इक्वल टू h इंटू न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सर्फेस ऑफ वर्क फंक्शन फाई, तो ये जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा मेटल सर्फेस में और टू वे में यूज होगा। तो पहला वे जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इजेक्ट करने के काम आएगा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को,
और सेकेंड पार्ट जो होगा अदर पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगा। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं कि एच इंटू न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो एच इंटू न्यू जो होगा ये 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होगा, क्योंकि 5 जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन से निकालने के काम आएगा मेटल सरफेस से, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो अदर पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के काम आएगा। यहाँ से हम लोग के मैक्स को लिख सकते हैं एच न्यू माइनस 5, और यहाँ से के मैक्स आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। न्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमारा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में मैं 5 और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो का PDF भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे PDF जो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।